नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है और चुनावी सुगबुगाहट के बीच तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर भी हलचल तेज है। लगातार बात हो रही है बिहार में कोई तीसरा मोर्चा बनेगा, और ये सवाल और ये सुगबुगाहट यूं ही नहीं है, बल्कि ना तो एनडीए में सब कुछ ठीक दिख रहा है, ना महागठबंधन में सब कुछ ठीक दिख रहा है। एनडीए में सब कुछ ठीक न दिखने की वजह चिराग पासवान हैं, जो अक्सर बेहद सधे शब्दों में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठाते रहे हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन में सीटों को लेकर झगड़ा है, नेतृत्व को लेकर झगड़ा है, और यहीं से ये सवाल बिहार के राजनीतिक गलियारों में टहलने लगा है कि क्या बिहार कोई किसी तीसरे राजनीतिक मोर्चे की ओर बढ़ रहा है। हमारे साथ हैं वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ललित मोहन सिंह जी। हम इनसे बातचीत करेंगे सिर्फ वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर नहीं, राजनीति की बेहतर समझ रखते हैं, बिहार को समझते हैं, इसलिए दोनों ही भूमिकाओं में इनसे बात होगी। बतौर वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हम इनसे बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे, और बतौर राजनीति के जानकार भी इनसे बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे। सर, सवाल की शुरुआत यहीं से करते हैं कि बिहार में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। ये सुगबुगाहट इसलिए है क्योंकि महागठबंधन में झगड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और कई ऐसे दल हैं। एक तीसरा मोर्चा बनता दिख रहा है बिहार में, क्योंकि जीतन राम मांझी की नाराजगी आरजेडी से है, वीआईपी पार्टी है, रालोसपा है जिसकी नाराजगी गाहे बगाहे आरजेडी से है सीटों को लेकर, नेतृत्व को लेकर, और दूसरी तरफ पप्पू यादव हैं, कन्हैया कुमार हैं, जिनको आरजेडी से परहेज है या फिर जिनसे आरजेडी को परहेज है। तो क्या कोई तीसरा मोर्चा बनता हुआ देख रहे हैं, और इस पूरे फ्रेम में वंचित समाज पार्टी कहाँ है? देखिए अभिषेक जी, ये एक सत्य है। इस सत्य को मैं पिछले 2 महीने से लगातार कहता आ रहा हूँ, और शायद आपका चैनल पहला था जिस पर मैंने कहा था कि तीसरा फ्रंट बनेगा और हम इसको बनाएंगे। हम आज फिर आपसे यही बात कह रहे हैं कि तीसरा फ्रंट बना के ही हम रहेंगे, और बनेगा 2 कारण से। बनेगा एक कारण से कि बीजेपी और जेडीयू 2 मतंग हाथी की तरह पेश आ रहा है। दोनों इस तरह से करप्शन में लिप्त हो गया है कि उसके बाकी पार्टनर्स अनकंफर्टेबल इसलिए हो गए क्योंकि उनको कोई शेयर मिल नहीं रहा है। तो वहाँ की खलबलाहट समझ में आती है। यूपीए की खलबलाहट क्या है कि यूपीए में जितने भी उसके घटक दल हैं उनके लिए आइडेंटिटी क्राइसिस का माहौल हो गया है। अभी के वातावरण में आप देख लीजिए तो अभी इस बच्चे को कोई एज ए चीफ मिनिस्टर नॉमिनी फेस कैसे कोई मानेगा। जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो या निषाद जी हों या वंचित समाज पार्टी से रतन मंडल हो, आपको एक मैच्योर्ड आदमी को पॉलिटिकल जो क्लियर रखता हो, विजन हो जिसके पास, उसको आपको नेतृत्व मानना होगा। कांग्रेस तो ऐसे ही यहाँ नेता विहीन है और बेस विहीन पार्टी है। कांग्रेस का कोई अस्तित्व कहीं है नहीं। कांग्रेस अब अपने ऑल इंडिया बेसिस और 100 कुछ सालों के इतिहास के ऊपर में जो बार्गेन करने चाहता है कर ले, क्योंकि कांग्रेस पिछले 30 वर्षों से तो बैसाखी पर चली आ रही है बिहार में। अब बैसाखी पर चलने की इस कदर आदत कांग्रेस में बैठ गई है कि उसका अपना खुद का पैर होते हुए भी चलने के लायक नहीं है। हम लोग तीसरा फ्रंट का पर्पस यही है कि आज यशवंत सिन्हा जी भी इसमें एक्टिव मोड में आ गए हैं। बनाने का पर्पस ये है कि हम बिहार को एक साफ़ सुथरी विकल्प दे सकें। साफ़ सुथरी से मतलब है जहाँ क्राइम कंट्रोल हो, जहाँ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट हो, जहाँ पे आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को अकाउंटेबिलिटी उसकी हो। अभी हमारे साथ समस्या क्या है कि एक आईएएस अफसर से मिलने के लिए एक एमपी और एमएलए की हालत तो एक चपरासी से भी बदतर है। अकाउंटेबिलिटी किसी की है नहीं। 5 लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं, 5 ऑफिसर मिलकर जैसे चाहता है वैसे नीतीश जी को घुमा रहा है। नहीं, क्या यह भी संकट है क्या? क्योंकि जैसे वंचित समाज पार्टी हुई, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हुई, और जिनको छोटा दल कहा जा सकता है या छोटा दल कहा जा रहा है, उनके सामने ये संकट भी है क्या कि अगर किसी राजनीतिक खेमे के साथ होते हैं, किसी राजनीतिक गठबंधन के साथ होते हैं, तो जो अपेक्षा है उससे कम हिस्सेदारी मिलेगी या फिर बहुत कम हिस्सेदारी मिलेगी। सीटों की संख्या वो नहीं मिलती दिख रही है, हिस्सेदारी वो मिलती नहीं दिख रही है जिससे संतुष्ट हुआ जा सके। इसीलिए क्या आप ठीक कह रहे हैं कि तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है? यशवंत सिन्हा भी एक्टिव मोड में हैं,
जीतन राम मांझी खुद कई बार ये संकेत दे चुके हैं, तो बिहार में ये संकेत पहले से मिलता रहा है। पप्पू यादव संकेत दे चुके हैं, लेकिन चूंकि दल ज़्यादा हैं या फिर उनकी राजनीतिक हैसियत का आकलन अपने अपने हिसाब से कर लिया गया है, छोटा दल कहा जा रहा है, तो जो बड़ी पार्टियां हैं वो उस हिसाब से हिस्सेदारी देती नज़र नहीं आ रही, और कहीं ना कहीं कोई मजबूरी हो गई है क्या एकला चलने की, और अगर हर छोटा दल अकेला चलेगा तो फिर नहीं। आप एक बात समझिए, ये एकला चलने की परंपरा नहीं है। ये जितने भी दल नहीं, मैं मजबूरी कर रहा हूँ। मैं ये जितने भी दल हैं उनकी दो तरह की मजबूरी इनको फेस करना पड़ा। एक, इनको आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है। आइडेंटिटी क्राइसिस में ये इनके लिए क्या है कि आज तक किसी न किसी दल के साथ जुड़ के ही ये चुनाव लड़े हैं, लेकिन आप जितने भी लोग हैं जो चुनाव किसी न किसी दल से, यूपीए से हो, एनडीए से हो, मिलके चुनाव लड़े हैं, एंड रिजल्ट इनका बिग जीरो है। इसलिए एक स्वतः आकलन करने की भी ज़रूरत है इनको कि हम एक्चुअली खड़े कहाँ हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हम हों, चाहे वो आरएसएलपी हो, चाहे निषाद जी हों, चाहे पप्पू यादव हों। आज हम खड़े कहाँ हैं? पास्ट में जीने से कोई फ़ायदा नहीं। वर्तमान की स्थिति यह है कि वोट बैंक किसके पास है। इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि वोट बैंक जिसके पास होगा वही इस बार राज करेगा। और वोट बैंक में आप प्लीज़ इसको इस नज़र से नहीं देखिए कि फलाने आदमी के पास फलाना का वर्ल्ड राइट है। वर्ल्ड राइट नहीं है। वोटर इस बार बहुत अलर्ट है और बहुत पीड़ित रहा है। तो इस बार आपको वोटरों से क्या उम्मीद है? वोटर इस बार आउट ऑफ द वे जाके वोट करेगा और वोटर विल वोट फॉर ए चेंज। तो ऐसी अपेक्षा है कि वो आपके साथ चला जाएगा? हम ये तो आपको 100% नहीं कर सकते हैं, लेकिन यस 40% वोट मेरे साथ जाएगा। तो बिहार के 40% मतदाता आपके साथ हैं, आप ऐसा कह रहे हैं? हाँ, मानता हूँ मैं कि आज की तारीख में 40% मतदाता पर हमारी पकड़ है। एक सवाल और भी है कि तैयारी किस तरह की चल रही है? आप देख रहे हैं बिहार में हर राजनीतिक दल अपनी रणनीति को धार देने में जुटा है, और कम से कम विपक्ष की जो रणनीति है, खासकर बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी की जो रणनीति है, वो रणनीति अब यही दिख रही है कि लड़ाई को तेजस्वी बनाम नीतीश बनाने की बजाय लालू बनाम नीतीश बना दिया जाए, और सीधी भिड़ंत आरजेडी और बीच बीच में इस लड़ाई के फ्रेम में कहीं कहीं बीजेपी आ रही है, लेकिन सीधी लड़ाई आरजेडी और जेडीयू के बीच में चल रही है। तेजस्वी यादव आक्रामक हैं, तो रणनीति वहाँ दिख रही है। आपकी रणनीति क्या है? मेरी रणनीति बिल्कुल साफ है। लालू यादव इस चुनाव में कहीं पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं, नंबर 1। नीतीश इस बच्चे के साथ फुटबॉल की तरह खेल रहा है जिसका नाम तेजस्वी यादव। आप नीतीश जो गेम खेल रहे हैं कि लालू का डर दिखा के आप सत्ता में फिर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो लालू यादव इस बार इस चुनाव में इमैटेरियल है। कहीं लालू यादव से नीतीश को एक्टिव मोड में नहीं आने वाले। नीतीश की अपनी खुद की स्थिति ये बनी हुई है कि आज अगर जो नीतीश जी को आप छोड़ दीजिए आम आदमी के बीच में, तो आप कल्पना करिए उस मुख्यमंत्री का जो पटना में बैठ के किसी एक क्वारंटाइन सेंटर में डर के मारे नहीं जा पाया, तो उसकी राजनीतिक स्थिति कहाँ खड़ी। मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ वो इसलिए कह रहा हूँ कि न ये जो चचा भतीजा का जो यूनाइटेड गेम प्लान है कि तू भी खुश मैं भी खुश, तेरा पैसा मेरा पैसा, मेरा पैसा तो मेरा है ही, ये पैटर्न को भूल जाना होगा। अब स्थिति ये बनी हुई है कि इस बार चचा भतीजा दोनों में से कोई नहीं। इस बार जेपी के मूवमेंट की तरह नया नेतृत्व उभरेगा, और वो नेतृत्व अति पिछड़ा क्लास से ही उभरेगा। ये मेरा घोषणा आप मान लीजिए, अति पिछड़ा क्लास से ही उभरेगा और वही मुख्यमंत्री होगा। आप बिहार की राजनीति को बहुत बेहतर समझते हैं, बिहार को समझते हैं। 15 साल बनाम 15 साल की बात हो रही है। 30 सालों का वो शासनकाल, एक शासनकाल लालू राबड़ी का, एक शासनकाल नीतीश कुमार का, जिसमें कुछ वर्ष तक महागठबंधन भी रहा, कुछ महीनों तक। शायद इस 30 सालों के पूरे दौर को मैंने ठीक से नहीं देखा है, आप बेहतर समझते हैं। 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई कितना कारगर है? क्योंकि जेडीयू इसको 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई बनाने की कोशिश कर रही है, बनाती नज़र आ रही है, और आरजेडी के हमले का पलटवार 15 साल बनाम 15 साल को लेकर ही सामने आ रहा है। आरजेडी के शासनकाल को आप बुरा दौर बताया गया है। नीतीश कुमार का जो 15 साल का शासनकाल है उसको बेहतर दौर बताया गया है, विकास का दौर बताया जा रहा है जेडीयू की ओर से।
तो ये रणनीति कितनी कारगर होगी अगर 15 साल बनाम 15 साल का मुद्दा ही हो बिहार चुनाव में जेडीयू की तरफ से? मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ और मेरी मनोकामना जगदम्बा पूरा करे कि नीतीश जी स्लोगन पे आ जाएं चुनाव में, 15 साल बनाम 15 साल। मैं आपके इस स्टूडियो में आज भविष्यवाणी करता हूं कि उनके इस स्लोगन पे अगर जो चुनाव लड़ने वो गए तो सरकार थर्ड फ्रंट की बननी तय है। क्योंकि अंतर क्या है दोनों के बीच में? लालू जी के 15 साल में जो तहस नहस मचा, उस तहस नहस में कौन सी कमी इन्होंने अपने 15 साल में रखी और किस विकास की बात कर रहे हैं? इनके शासन में मेरे साथ बैठे 5 मिनट, मुख्यमंत्री जी को कह रहा हूँ आपके माध्यम से, बैठे मेरे साथ 5 मिनट और मुझे 5 ऐसा काम बता दें जिससे स्टेट का कल्याण हो गया। तो आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार की अभी रणनीति है या फिर जेडीयू की रणनीति है, नीतीश कुमार खुद एनडीए की सरकार नहीं, थर्ड फ्रंट की सरकार बनवाने जा रहे हैं। बिल्कुल बनवाने जा रहे हैं, क्योंकि उनका गेम प्लान ही यही है। उनका गेम प्लान ही यही है, क्योंकि नीतीश जी जो राजनीति कर रहे हैं पिछले 15 सालों में, आइसोलेशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आइसोलेशन में इस बार बिहार नहीं जाने वाला है। वो पढ़े लिखे इंजीनियर आदमी हैं, मैं उनके पढ़ाई की, मैं इसकी बहुत प्रशंसा करता हूं कि पढ़ा लिखा आदमी मुख्यमंत्री बना, लेकिन पढ़ा लिखा 60 मुख्यमंत्री बना, ये मैंने पहली बार देखा। तो एक बार फिर हम तीसरे मोर्चे पर लौटेंगे। बिहार में आप जानते हैं चुनाव के लिए बहुत कम वक्त है, अगर तय समय पर ही चुनाव होना है। कुछ महीनों का वक्त है, 3 या 4 महीनों का, और चुनाव के लिहाज से राजनीतिक दलों के लिए ये वक्त बहुत कम होता है। तीसरे मोर्चे की बात जरूर हो रही है, लेकिन तीसरा मोर्चा बनता नज़र नहीं आ रहा, वो स्वरूप लेता नज़र नहीं आ रहा। पप्पू यादव अकेले डटे हुए हैं, सरकार पर हमलावर हैं, और जो उनकी रणनीति रही है, जो उनका अंदाज है राजनीति का, वो अपना अकेले कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपकी पार्टी है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी, और कई बार आरजेडी को लेकर रुख नरम होता है, कई बार गर्म होता है, तो वो वहाँ उलझी हो रही है। आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं सीटों के लिए, और बिहार चुनाव को लेकर जो भी उनकी डिमांड है, तो कुछ भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, वक्त कम है, और कहीं से ये तीसरा मोर्चा आकार लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बात जरूर हो रही है और संकेत भी मिल रहे हैं, लेकिन फिर ये आकार कैसे लेगा, कितनी जल्दी आप लोग इसको, और बातचीत किसी से चल रही है क्या? मेरी बातचीत बहुत सीरियस लोगों से चल रही है और काफ़ी एडवांस स्टेज में चल रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तीसरा मोर्चा का एक खाका तो तैयार हो चुका, खाका तो मैंने 1.5 महीने में बांध लिया है, पार्टिसिपेंट भी करीब करीब तय है। अब रह गया जिन नामों का आपने चर्चा किया है, ये नाम वो हैं जो अपना प्रेजेंस फेल्ट कराना चाह रहे हैं कि हमारी भी उपस्थिति दर्ज हो। वो दर्ज करने की प्रक्रिया में है ये लोग। आपसे एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, चुनाव है बिहार में, अगर जो उपेंद्र कुशवाहा जी दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं, जीतन राम मांझी जी कभी मुख्यमंत्री आवास की दौड़ लगा देते हैं, कभी तेजस्वी के पास दौड़ लगाते हैं, कभी हरजन का बैठक बुला लेते हैं, तो ये उस तरह से हमको कभी कभी ये बच्चों वाली राजनीति लगती है। क्योंकि जब अगर जो आपका फुटबॉल मैच निर्धारित हो गांधी मैदान में और आप टीम लेके दानापुर स्टेडियम में गोल पर गोल मार के समझ रहे हो कि मैं मैच जीत गया, तो यही स्थिति है। लेकिन ये सारे लोग आपको इकट्ठा एक जगह पे, मेरा अपना मानना है कि 10 जुलाई तक आपको सब थर्ड फ्रंट में नजर आएगा। एक आखिरी सवाल है सर, सवाल ये है कि जिस तरीके से लगातार ये लड़ाई बनाने की कोशिश हो रही है, जाहिर है आप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश नहीं कर सकते, महागठबंधन अगर होता है, कोई तीसरा मोर्चा बनता है, आपके हिसाब से बिहार में मुख्यमंत्री का सबसे प्रबल दावेदार कौन है आपके राजनीतिक खेमे में, जिस तीसरे मोर्चे की आप बात कर रहे हैं, जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो और जिस पर आपकी सहमति हो सकती है कि नहीं हम इनके साथ जा सकते हैं अगर इनको बनाया जाए? आप पहले मेरी बात समझिए, हमारी स्थिति बहुत क्लियर है। तीसरा फ्रंट बनाइएगा तो आपको यह ऑप्शन ओपन रखना होगा कि कोई भी फेस आज की तारीख में बिहार में सेलेबल नहीं है। ये आप नरेंद्र मोदी वाले फेस की बात मत कीजिए, नरेंद्र मोदी आज इंटरनेशनल ब्रांड हो गए। बिहार में आज की तारीख में कोई भी फेस सेलेबल नहीं है, चाहे वो नीतीश जी का फेस का है नहीं। तीसरे फ्रंट में मेरा अपना ये मानना इन लोगों को सजेशन होगा कि जो सबसे बड़ा दल निकलेगा उसी
उसी को आप मुख्यमंत्री बनेगा वो। ये अगर जो कोई सोच के बैठा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो चेहरा नहीं सीटों की संख्या तय करेगी कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कम से कम जो तीसरे मोर्चे के गठन में जुटे हुए लोग हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनका यही मानना है। बतौर वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमने बातचीत की ललित मोहन सिंह जी से, और जो प्रासंगिक सवाल हैं बिहार की राजनीति के लिहाज से मौजूदा वक्त में, उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हमने की है। जाहिर है हमारे दर्शकों को उन सवालों के जवाब मिले होंगे और बिहार की राजनीति का जो मौजूदा घटनाक्रम है वो पूरी तरह से समझ आया होगा। आने वाली तस्वीर किस तरह की होने वाली है वो भी हमने बताने की कोशिश की है इस पूरे इंटरव्यू के जरिए। अगर ललित मोहन सिंह जी की बात अच्छी लगे, ये इंटरव्यू अच्छा लगे, तो इसे अपने दोस्तों के साथ खूब से खूब शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।